हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। इसके पहले मैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 1 का बहुत सारा टॉपिक पर डिस्कस कर लिया हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक वीडियो अभी रिसेंट में दिया हूँ और आज मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक और पोर्शन जो बचा हुआ है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो वो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड और डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो आप आज का मेरा वीडियो देखने के पहले जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक वीडियो जो है उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको और समझने में आसानी होगा। आप मेरे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो है मेरा जो भी वीडियो आपको टाइमली मिला करे और आपको एक दूसरे से कनेक्शन से जो है समझने में आसानी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कंसीडर ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट P इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E। तो डाइपोल मोमेंट मेरे ख्याल से मेरे पीछे के वीडियो अगर आप देखे होंगे तो जो पता होगा कि डाइपोल मोमेंट जो है वो P होता है Q इंटू 2A। दो चार्ज अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस से जो है एक 2A डिस्टेंस पर आपका सेपरेटेड इस तरह का एक सिस्टम है जिसको कि डाइपोल बोल रहे हैं और इसके चलते एक डाइपोल मोमेंट बनता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है Q इंटू 2A। तो एक्सटर्नल फील्ड में हम परमानेंट डाइपोल को रख रहे हैं। तो आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जिसमें है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसको बोल रहे हैं? तो ऐसा है कि ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर लाई करता है तो एक तरह से हमारा डाइपोल मोमेंट P जो है 0 होता है। बट वो क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो जो है अपना मोमेंट शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली रहता ही है डाइपोल मोमेंट। अब जैसे कि वाटर वगैरह जो पोलर सब्सटेंसेस है उसमें डाइपोल मोमेंट परमानेंट रहता है और ऐसे डाइपोल को जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में जब हम रख रहे हैं तो क्या बिहेवियर हो रहा है आइए उसको समझते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पर एक डाइपोल है और डाइपोल का अपना एक परमानेंट जो डाइपोल मोमेंट है P और इसको हम एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो है क्या कि आप जान रहे हैं कि हमारा अगर फील्ड हमारा इस डायरेक्शंस में है और कोई प्लस चार्ज Q जो रख रहे हैं तो क्या होता है कि ये रिपल्सन होता है और इधर हमारा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन से रिलेटेड। मगर वही नेगेटिव चार्ज अगर रख रहे हैं तो ये हमको फील्ड की तरफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये हमारा एक फोर्स इस पॉजिटिव एंड पर जो है हमको इधर Q मिला, ठीक है, और इधर हमको माइनस Q मिला, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर बाई परमानेंट डाइपोल B मीन्स दैट P exists irrespective of E. It has not been induced by E.
तो परमानेंट, जैसे कि जो परमानेंट डाइपोल नहीं होता है वो ई से इंड्यूस होकर उसमें डाइपोल मोमेंट आता है, वहाँ परमानेंट डाइपोल मोमेंट ई के से जो है इंड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स हमको क्यू इधर मिला जो कि पॉजिटिव चार्ज पर लगा, और माइनस क्यू जो है आपका माइनस क्यू चार्ज के से तरफ इधर हमको लगा है। सिंस ई इज यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर हमारा फील्ड जो है वो है यूनिफॉर्म। हाउएवर द चार्ज आर सेपरेटेड सो द फोर्स एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, तो चार्ज हमारा यहाँ पर सेपरेटेड है। ठीक है, तो हमको जो फोर्स जो है वो अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, आर सेपरेटेड सो फोर्स एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट रिजल्टिंग इन ए टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो हो क्या रहा है कि इसको इधर और इसको इधर एक तरह से फोर्स लगने के चलते एक हमको टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, टॉर्क मिल रहा है मतलब कि घूमने की कोशिश कर रहा है डाइपोल हमारा, रिजल्टिंग इन ए टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो अपोजिट फोर्स लगने से क्या होता है कि एक टॉर्क डेवलप हो जाता है। व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो द टॉर्क कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। जब नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जा रहा है तो उसका ओरिजिन से रिलेटेड टॉर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों फोर्स का जो है डायरेक्शंस अलग अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के चलते क्या हो रहा है कि उसका नेट फोर्स जो है हमको जीरो हो जा रहा था। ऐसे स्थिति में उसका जो है वो ओरिजिन जो है उससे कोई हमको मतलब नहीं रह जाता है टॉर्क के लिए। तो टॉर्क के लिए हम लोग जान रहे हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ द कपल। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा आर्म का उसको हम कंसीडर करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में मान लीजिए कि हमारा ए था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ए साइन थीटा हो जाएगा और फोर्स हमारा क्यू लग रहा है। तो इसके चलते एक हमको टॉर्क के रूप में मिल रहा है। तो दोनों तरफ से लग रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है हम ले रहे हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हो जाएगा क्यू इंटू 2a साइन थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारा यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन जो है वो थीटा होने के चलते क्या है कि उसका हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये साइन थीटा के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि Q इंटू 2a साइन थीटा, तो टॉर्क क्यू ई ए साइन थीटा जो है तो 2q ए होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि अभी आपको हम बताए थे डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है और ई भी मेरा वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा और साइन थीटा ये हमारा बता रहा है कि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का जब होता है तो फिर जिस प्लेन में ये हमारा एक तरह से दोनों मेरा वेक्टर है तो उसका रिजल्ट जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हमको मिलेगा। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर में जो है आप देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पी ई साइन थीटा, तो मेरा जो मूवमेंट है वो इधर है और ई के अलाइंड हम करना चाह रहे हैं, तो एक तरह से इस तरह से घूम रहा है। तो इस तरह से घूमने का मतलब हो गया कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होगा कि अगर स्क्रू के रूप में हम देखते हैं कि स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइएगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसका डायरेक्शन जो हो जाएगा
वो एक तरह से समझिए कि पेपर से बाहर आता हुआ फील होता है। तो इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। तो टी टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई हम लिख सकते हैं। दिस टॉर्क विल टेंस टू अलाइन द डाइपोल विथ फील्ड। तो ये एक्चुअली ई फील्ड के तरफ हम अलाइन होना चाह रहा है। व्हेन पी इज अलाइंड विथ ई द टॉर्क इज जीरो। जब वो अलाइन हो गया, एक्चुअली अलाइन होने के लिए ही टॉर्क डेवलप हो रहा था, जब अलाइन हो गया तो टॉर्क जो है वो जीरो हो गया। तो ये चीज़ जो है स्क्रू वाला चीज़ हम जस्ट ऐसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिखला दिए हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो बाहर आ रहा है, और क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो स्क्रू को जैसे हम टाइट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसके साथ किसका क्रॉसिंग के रूप में हम ले रहे हैं। क्यू क्रॉसिंग जो कर रहे हैं ई के तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वही ई को अगर क्यू की तरफ कर देते तो क्लॉकवाइज हो जाता, तब फिर वो पेपर के अंदर जाता हुआ फील होता। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे कि नेट फोर्स वगैरह के बारे में बताए थे कि जीरो कैसे होता है, और दोनों फोर्स के चलते जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो टॉर्क डेवलप हो रहा था तो T1 और T2 जो बना था उसका कि ऐड किए थे, तो ये हमारा 2QE साइन थीटा जो बना था, जो यहाँ पर हमने लिखा था। अब आइए देखते हैं कि डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में उसका बिहेवियर से रिलेटेड किस तरह से काम करता है। तो व्हेन डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड द नेट फोर्स विल एविडेंटली बी नॉन जीरो। तो फील्ड अलग हो गया, वेरिएबल हो गया, एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारा जो फोर्स जो लग रहा था वो क्या हो गया कि वो उसका रिजल्टेंट जो है वो नॉन जीरो हो गया। पहले यूनिफॉर्म में क्या था कि नेट फोर्स ही हमारा जीरो था, और इसमें क्या हो रहा है कि वो नॉन जीरो हो रहा है। तो इन एडिशंस देयर विल बी ए जनरल बी ए टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर। तो टॉर्क से रिलेटेड जो है, जो पहले जैसा था वैसे ही टॉर्क तो हमको मिलेगा। लेट अस कंसीडर द सिंपलर सिचुएशंस व्हेन पी डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू ई और एंटी पैरेलल टू ई। दो सिचुएशंस को हम यहाँ पर कंसीडर करने जा रहे हैं। ठीक है, कि एक हमारा डाइपोल मूवमेंट जो है वो ई के पैरेलल है और दूसरा जो है वो एंटी पैरेलल के रूप में है। तो यहाँ पर इन आइदर केस द नेट टॉर्क इज जीरो। तो चूँकि वो ई के अलाइन है इसलिए टॉर्क जो है वो जीरो ही होगा। बट देयर इज ए नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इफ ई इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो आपका यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है। अब कैसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड पी है और माइनस क्यू चार्ज है और यू प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दो एंड पर आपका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से है, तो आप देखिए कि इस साइड जो है एक तरह से रिपल्सन्स का फोर्स इस पर लगेगा। ठीक है, इस पर रिपल्सन्स का फोर्स लगेगा, और यहाँ पर क्या है कि अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, फील्ड जिधर से आ रहा है उधर ही जाना चाह रहा है और ये फील्ड से दूर भागना चाह रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि डायरेक्शंस ऑफ नेट फोर्स आपका इधर हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इधर हो गया, और डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, चूँकि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो भी जो है आपका इस तरह का है। वहीं पर आप
जब आप देखिए कि ये क्या था कि एंटी पैरेलल के रूप में है, ठीक है, मतलब कि फील्ड हमारा इधर है और डाइपोल इधर है। तो ऐसे केस में फिर उसी तरह का जो है वो पॉजिटिव पर क्या है कि वो एक तरह से वो फील्ड से दूर भागने का कोशिश करेगा इसी डायरेक्शंस में, ठीक है, और क्यू जो है अट्रैक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शंस ऑफ नेट फोर्स जो है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इधर हो जाएगा और डायरेक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जो है आपका इधर है, ठीक है। तो ये दोनों फिगरों को देखने से एक तरह से कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इट इज इजीली सीन दैट व्हेन P is parallel to E, the dipole has a net force in directions of increasing field when P is anti-parallel to E. P is anti-parallel to E. The net force on the dipole is in the directions of decreasing field. तो यहाँ पर देखिए कि P जो था, P is parallel to E. The dipole has a net force in the directions of increasing field, यहाँ पर हमको देखने को मिला था। और यहाँ पर आपको क्या है कि when P is anti-parallel to E, the net force on the dipole is इन द डायरेक्शंस ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड के रूप में हमारा चला जाता है, क्योंकि इधर हमारा इंक्रीजिंग फील्ड हो रहा है और इस केस में जो है ना डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, जबकि ये इंक्रीजिंग की तरफ हमारा नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इन जनरल द फोर्स डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशंस ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू E। वो किस तरह से है, किधर उसका ओरिएंटेशन है, और उसी के हिसाब से हमारा जो है उसका फोर्स को हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू कूलम्ब्स कॉमन ऑब्जर्वेशन इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमको क्या है कि एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन से रिलेटेड जब हमारा होता था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर तो एक केस के रूप में जो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ये कॉम रन थ्रू ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर्स। तो ये हम लोग जान रहे हैं पहले से, अब कैसे हो रहा है ये आकर देखिए यहाँ पर। द कॉम एज वी नो एक्वायर्स चार्ज थ्रू फ्रिक्शन बट द पेपर इज नॉट चार्ज। What then explain the attractive force? तब उसको अट्रैक्ट कैसे करता है? Taking the clue from the preceding discussion, the charge comb polarize the piece of paper. तो हमारा जो है वो चार्ज कॉम जो है वो क्या कर रहा है कि पीस ऑफ पेपर को पोलराइज कर दे रहा है। तो मान के चलिए कि पीस ऑफ पेपर में जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो एटम्स के रूप में जो है, एटम के अंदर जो चार्जेज के रूप में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में, वो एक तरह से डाइपोल के रूप में काम कर रहा है और वो पोलराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉम हमने किया तो कॉम प्लास्टिक अगर है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होने के बाद वो क्या है कि एक तरह से पॉजिटिव इधर इंडक्शन के रूप में हो जाएगा, जो कि पोलराइज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो है वो इसको इधर खींचेगा, क्योंकि फील्ड हमारा इधर बन रहा है, क्योंकि नेगेटिव है तो फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। तो एक तरह से हमारा ये डायरेक्शन में पेपर होता है और इस तरह से आप देखिएगा कि वो जाकर कॉम से चिपक जाता है। तो दैट इज induced a net dipole movement to the directions of field. Further, the electric field due to comb is not uniform. In these situations, it is
सीन दैट द पेपर शुड मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ कॉम। तो अभी जो हम लोग ऊपर में जितना भी डिस्कशन किए, ठीक है, तो उससे इस चीज़ का जो फिनोमेना है उसको समझने में हमको आसान होगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड, डायपोल से रिलेटेड ये हमारा वीडियो जो है आपको मेरे ख्याल से पसंद आया होगा। ठीक है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो है हमारा सारा वीडियो आपको टाइमली मिला करे। मेरे ढेर सारा वीडियो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड साइंस पर आपको मिलेगा और भी दूसरे सब्जेक्ट पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंटों को थोड़ा हेल्प मिले कंसेप्ट से रिलेटेड, और मेरा मेन फोकस जो है वो एनसीईआरटी बुक ही है। एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड को ठीक से समझने का कोशिश कीजिए, चैप्टर को ठीक से पढ़िए, एक एक वर्ड को समझिए और मेरे वीडियो को देखा कीजिए ताकि जो है आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। मेरा चैनल पर आपको मेन रूप से मेरा फोकस कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरे 10th से भी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो को आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम के पेपर को आप जब उलट के आप देखिएगा तो फील कीजिएगा कि सारा जो है उस लाइन बाय लाइन जो समझा हुआ चीज़ था उसी से क्वेश्चन बना है और उसी से आपको क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।